हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपीपीसीएस में, इनकी मेंस की रणनीति क्या रही, इनकी प्रीलिम्स की रणनीति क्या रही, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। तो हम फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम पीयूष वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी कंप्लीट किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। जी सर, ये यूपीपीसीएस में आपका कौन सा अटैम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था सर? ये मेरा यूपीपीसीएस में 4th अटैम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। जी, और सर इससे पहले कहीं आप सेलेक्टेड हैं पिछले वाले इंटरव्यू में? यस सर, 2021 में मेरा खंड विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। जी, और सर जानेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपका माध्यम क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और मेरा हिंदी माध्यम है। और सर यहाँ पे इंटरव्यू लगभग कितने मिनट तक चला और बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा इंटरव्यू मौर्य जी सर के बोर्ड में हुआ और लगभग 21-22 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। जी, तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी से क्या प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ। ऑप्शनल से पूछा स्थलाकृतियों का निर्माण बताइए, उनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे मेरे से पूछा गया था पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो वो मैंने बता दिया था। ऑप्शनल से कुछ और क्वेश्चन भी थे, जैसे कर्क रेखा के बारे में पूछा गया था मुझसे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को सबसे ज़्यादा सौर एनर्जी कहाँ पर मिलती है। इंडिया में ज्योग्राफी के हिसाब से बताओ कि ऊर्जा कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में पैदा होती है, उसके क्या क्या कारण है। इस तरह के क्वेश्चन थे ऑप्शनल से। और सर कोई सिचुएशनल बेस्ड प्रश्न आपसे पूछा गया आज के इंटरव्यू में? हाँ, आप अपने जैसे आपको डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो आप अपने ज़िले में ऐसी कौन सी 3 प्राथमिकताएं होंगे जिन्हें वरीयता देंगे और भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करेंगे अपने तहसील में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सर करंट अफेयर्स वगैरह से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन मेरे से ऐसा नहीं पूछा गया था। और सर जैसा कि आप बता रहे खंड विकास अधिकारी आप सेलेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? हाँ, उससे रिलेटेड ये पूछता कि आप अपने ब्लॉक के लिए विकास को किस तरह से वरीयता प्रदान करेंगे, या कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी प्राथमिकताओं में रहेंगी। और सर जीएस के पोर्शन से कोई प्रश्न पूछे गए, खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या पर्यावरण वगैरह से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, संस्कृति समाज के विकास में किस प्रकार योगदान देती है। और सर और कोई क्वेश्चन जैसे आपके डैफ वगैरह से कहीं से आपसे प्रश्न पूछा गया? हाँ, मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बैडमिंटन आप किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, पीवी सिंधु, तो क्यों पसंद करते हैं, और पुरुषों में आप किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, तो मैंने उसका भी आंसर दिया किदाम्बी श्रीकांत। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सर मैं जानना चाहूँगा, खास करके आप दोनों बार सेलेक्टेड हैं, तो प्रीलिम्स की आपकी क्या रणनीति रहती थी, और खास करके लास्ट मोमेंट अभी जैसे 50-55 दिन बचे हुए प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए क्या पढ़ा जाए, जैसे इस बार का जो भी बच्चा प्रीलिम्स दे रहा है उसकी पीटी इस बार क्लियर हो? अब पीटी के लिए कुछ अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ पहले से नोट्स प्रिपेयर कर रखे होंगे, तो बस उनका रिवीजन कीजिए। और कुछ संस्थाओं की टेस्ट सीरीज आती हैं, मॉक टेस्ट, उनको लगाने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जीएस के और सीसेट के, तो इतने से पीटी हो जाएगा। जी, और सर करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से और कैसे तैयार किया जाए? करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, और उसके साथ ही घटनासार पब्लिकेशन का छमाही वो एक अपना संस्करण निकालते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही 15-20 दिन पहले आँख वाली दृष्टि आती है, उसको देख सकते हैं। तो करंट अफेयर इन सब चीज़ों से कवर करेंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। सर मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रहे हैं? मैंने अपनी पूरी तैयारी अलीगढ़ में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा उस टाइम एसडीएम थे, उन्हीं के सानिध्य में रह के पूरी तैयारी करी। सर ने हमको पीटी के लिए भी बताया, उसी तरह से सर ने हमको मेंस के लिए भी बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। साथ ही साथ यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं मेंस के लिए। तो ये मेंस की तैयारी रही है। तो सर मैं मेंस पे जानना चाहूँगा, आपने क्या क्या रिसोर्सेस आपको सर ने बताया, क्योंकि सर ऑलरेडी एसडीएम थे आप बता रहे हैं, तो क्या क्या स्रोत बताए, अगर कुछ स्रोत हमें बता पाए, खास करके कुछ किताबें और कुछ ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल वगैरह, वेबसाइट वगैरह। जैसे किताबों के लिए देखें, जैसे जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके बाद इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स रहती हैं। तो इसके लिए आप, जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में मुझे इतना फोकस नहीं करना पड़ा। हिस्ट्री के लिए मैंने एस के पांडे रिसोर्स रखा अपना,
इंडियन सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं दृष्टि पब्लिकेशन की नोटबुक पढ़ता था। इसके बाद GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन आता है, तो वो करंट अफेयर से कवर होता है। और आप पॉलिटी के लिए जो है M लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए वो सफिशिएंट है, प्री मेंस दोनों के लिए। GS3 जो है करंट बेस्ड रहता है, तो उसको करंट अफेयर से तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने दृष्टि IAS की जो मंथली मैगज़ीन आती है उससे मैंने अपना GS3 को कंप्लीट किया। GS4 के लिए मैंने एथिक्स के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा, तो वहाँ से कवर हो गया था GS सब्जेक्ट। और सर कहीं कोई यूट्यूब चैनल वगैरह आपने फॉलो किया, क्या किया, वेबसाइट वगैरह कहीं से फॉलो की? जी, करंट अफेयर के लिए मैं यूट्यूब चैनल देख लेता था, स्टडी लवर वीर, तो वहाँ से करंट अफेयर कवर हो जाता था। और सर मैं जानना चाहूँगा, खास करके आप बता रहे हैं आपने किसी SDM के सानिध्य में रह के तैयारी की है, तो उससे कैसे क्या मोटिवेशन मिलता था? क्योंकि एक खुद स्वयं एक SDM अगर आपको गाइड कर रहे थे तो उससे क्या मोटिवेशन मिला और कहाँ पे आप लोग को तैयारी कराई जाती थी? उनके आवास में या फिर कहीं कोई संस्थान है वहाँ से वो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे आप लोग को गाइड करते थे? जैसे सर हमको कोचिंग देते थे तहसील में ही, और मॉर्निंग में वो 7 से 10 तक हमारी क्लास भी लेते थे। तो सबसे पहली बात तो सर यही कहते थे हमको मोटिवेशन के लिए कि अगर मैं कर गया तो तुम सब लोग भी कर जाओगे। उसका परिणाम ये हुआ कि 2021 में मेरा खंड विकास अधिकारी के पद पे चयन भी हुआ। तो सर को देख के लगता था जैसे सर पूरे दिन अपना जॉब पे टाइम देते थे, उसके बाद भी टाइम निकाल कर हम लोगों को पढ़ाते थे, यानी कि सर कितने मोटिवेशन या डेडिकेशन के साथ हम लोगों को पढ़ाते थे। वो एक तरह से हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता था, वही हमारा मोटिवेशन भी बना। और सर मैं लास्टली आंसर राइटिंग के पार्ट पे आना चाहूँगा। आंसर राइटिंग वगैरह आपने कहाँ सर कैसे की और क्या क्या चीज़ें फॉलो की एक ऑथेंटिक आंसर राइटिंग लिखने के लिए? आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट हम लगाते थे, और फिर कुछ हम लोगों का ग्रुप्स बन गए थे तो आपस में चेक भी कराते थे, क्रॉस चेकिंग होती थी किस तरह से मैप चार्ट डायग्राम का यूज़ करना है, किस रिपोर्ट में मतलब किस क्वेश्चन में किस संस्था की रिपोर्ट को इंक्लूड करना है, कंक्लूज़न कैसे लिखना है। तो वो आपस में डिस्कशन से होता था, और ये पूरी तैयारी सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा के सानिध्य में रहकर ही पूरी हुई। सर जैसा कि आप बता रहे हैं GS में मतलब आंसर राइटिंग में कोटेशन और जो आप बता रहे डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट, उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। काफ़ी बच्चों का ऐसा भी होता है कि मेंस वो लिखते हैं बेचारे इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते, खास करके उनका उसी में डाउट रहता है कि आंसर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो एक अच्छा आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है सर? एक अच्छा आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूज़न को सरल, सहज और सुंदर तरीके से लिखना होगा। इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से दीजिए कि डेफिनेशन दे सकते हैं आप, या फिर किसी संस्था की रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है, पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए कि वो मेन बॉडी में आपसे क्या चाह रहा है, समस्याएं, समाधान, उपाय या चुनौतियों के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको बताइए। विश्लेषण करवा रहा है तो विश्लेषण कीजिए। कंक्लूज़न में आप क्वेश्चन का पॉजिटिव एंड कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा अगर इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम लिख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्य लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बेस्ट आंसर लिख सकते हैं मेंस के लिए। और सर मैं GS4 के पोर्शन एथिक्स पे आना चाहूँगा। एथिक्स पे काफ़ी बार बच्चों को डाउट रहता है, जो बच्चे खास करके मेंस लिखते हैं उनमें काफ़ी बार डाउट रहता है कि उसका अप्रोच क्या रखा जाए, आंसर का कंक्लूजन कैसा दिया जाए, और जो उदाहरण वगैरह जो दिए जाते हैं वो कौन से दिए जाएँ, कैसे दिए जाएँ, अगर इस पर कुछ गाइड कर पाएँ। एथिक्स के आंसर लिखने के लिए जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो एथिक्स में कीवर्ड दिए होते हैं, उस कीवर्ड की डेफिनेशन होती है। तो आप इंट्रोडक्शन में उस कीवर्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं किसी दार्शनिक के अनुसार। आप डेफिनेशन देने के बाद तुरंत उदाहरण दीजिए, या तो आप इतिहास से उदाहरण उठा सकते हैं, या फिर धार्मिक साहित्यों से उदाहरण उठा सकते हैं, करंट से उदाहरण उठा सकते हैं। कुछ फेमस पर्सनैलिटी रहे जैसे APJ अब्दुल कलाम या स्वामी विवेकानंद, इनके उदाहरण दे सकते हैं आप। प्रतिबद्धता को लेके आता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण सबसे बेस्ट रहता है। और बाकी जब आप लास्ट में कंक्लूज़न लिखते हैं मेन बॉडी लिखने के बाद, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर जैसे पारदर्शिता हो तो पारदर्शिता से प्रशासन में क्या होगा, शासन को दृढ़ता मिलेगी, जनता का विश्वास शासन प्रशासन में मजबूत होगा, या जनता और प्रशासन के बीच का जो दूरी है वो कम होगी अगर इस चीज़ को लागू किया जाता है। तो इस तरह से आप एथिक्स के आंसर को अच्छा बना सकते हैं अपने को। तो सर लास्ट में ये जानना चाहूँगा, अगर कभी तैयारी के दौरान लो फेसेस आया तो आपने क्या किया, और लोग जो हमारे छात्र छात्राएँ देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि धैर्य और संयम बनाए रखें, और निश्चित एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये तैयारी वन डे एग्ज़ाम वाली नहीं है। कभी कभी थोड़ा भाग्य भी प्रबल रहता है। तो जिस दिन आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी उस दिन आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पोस्ट पे चयन हो उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।